मध्यकाल के दो भाग बताए गए हैं। मध्यकाल के इस दो भागों में पहला भाग आपने पढ़ लिया, जिसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। इतिहास में इसको हम पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, आपको बता दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन आज हम मध्यकाल का जो दूसरा भाग है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो दूसरे भाग में यानी मुस्लिम काल आता है, एक सल्तनत काल और दूसरा मुग़ल काल, इन दोनों का शुरुआत होती है। तो आज हम सल्तनत काल की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास, इसका आएगा मध्यकाल। मध्यकाल का इतिहास हम आज देख रहे हैं। हम आपको बता दें, जो मध्यकाल है, मध्यकाल मुस्लिम शासन काल है। मुस्लिम कैसे भारत आए, किसी ने बुलाया या अपनी मर्जी से आए, विजेता के रूप में आए या घूमने फिरने आए या फिर व्यापार करने के उद्देश्य से, जैसे अंग्रेज आए उस उद्देश्य से आए और भारत में जम गए, किस रूप में आए, इसका हम आज अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आप समझ जाओगे। हालांकि बहुत डिटेल में तो नहीं, आपके जो लेवल है उसी के आधार पे चलेंगे, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे उनके आने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले हम देखें, हम ये देखें कि मध्यकाल में मुस्लिमों का आगमन जो होता है वो कैसे होता है। हम आपको बता दें, सबसे पहले मुस्लिमों में कौन आए, अरबी लोग आए या महमूद गजनबी आया या फिर मोहम्मद गौरी आया। इनमें से सबसे पहले कौन आया, आज हम ये देख लें। हम आपको बता दें, भारत में सबसे पहले आने वाले अरबी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अरबी, अरब से लोग आए थे। भारत में जो अरबी लोग आए थे, उस समय मुस्लिम समाज का पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु होता था उसको खलीफा कहते थे। क्या कहते थे? खलीफा। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, खलीफा कौन था? पूरे मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक धार्मिक गुरु होता था, उसे खलीफा कहते थे। और इसके पद का जो पद होता था वो खिलाफत के नाम से जाना जाता था। तो ये खलीफा होता था। इस समय जब अरबी लोग यहाँ आना शुरू करते हैं, उस समय ये खलीफा जो होता था वो अल हज्जाज हुआ करता था। कौन होता था? अल हज्जाज खलीफा हुआ करता था। हम आपको बता दें, भारत चूँकि राजपूत कालीन अवस्था में था और इस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बहुत सारे राज्य यहाँ शासन कर रहे थे। जहाँ पर ये अरबी लोग आए, उस क्षेत्र में ब्राह्मण वंशी चच राजा शासन करता था। ब्राह्मण वंशी चच राजा शासन करता था। ये आज जहाँ पाकिस्तान का एरिया है, समुद्र के किनारे का, ये सिंध का क्षेत्र था, वहाँ पर चच राजा ब्राह्मण वंश का था, वहाँ पर शासन करता था। ये क्यों आ गए अरबी लोग, ये हम आपको बता दें। आने का कारण ये था क्योंकि भारत का अरब के साथ व्यापार होता था। भारत का अरब के साथ व्यापार होता था और जब ये जो पश्चिमी सीमा थी, जो भारत का नक्शा देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो भारत का नक्शा देख रहे हैं, ये पश्चिमी सीमा जो थी, यहाँ जो सिंध का एरिया था, यहाँ पर ये भारत कट गया, पाकिस्तान लग जाता है। यहाँ पर से जो जहाज जाते थे वो कहाँ? पश्चिमी जगत को जाते थे, अरबी एरिया, अरब क्षेत्र को जाते थे, जहाँ से इनका व्यापार होता था। अल हज्जाज जो खलीफा था, उस खलीफा अरबी जहाज़ों को कुछ समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। अरबी जहाज़ों को, जो व्यापारिक जहाज़ से कुछ, ये सिंध के क्षेत्र में जहाँ चच राजा शासन करता था, वहाँ पर समुद्री डाकुओं ने अरबी जहाज़ों को लूट लिया।
और जब ये लूट लिया तो अरब का जो यानी खलीफा था मुस्लिम समाज का, उस खलीफा अल हज्जाज ने ये जो चच वंश का शासक था दाहिर, उससे ये मांग की कि आप उन या तो समुद्री डाकुओं को पकड़ के हमें दीजिए, अन्यथा हमारा जो नुकसान हुआ है उस माल की भरपाई कीजिए। राजा चच ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो खलीफा था अल हज्जाज वो चिढ़ गया, और जब चिढ़ने के बाद उसने 650 ईस्वी यानी कह सकते हैं यानी 650 ईस्वी से लेकर 712 तक, 712 से पहले बहुत कई बार अपने सैनिकों को भेजा इस पर हमला करने के लिए। और इसका पहला जो हमला हमें दिखता है 638 में अब्दुल्ला उबैदुल्ला वगैरह इनके आक्रमण शुरू होते हैं 638 से 650 तक ये चलते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं, परास्त होकर चले जाते हैं। अंत में 712 ईस्वी में यानी अल हज्जाज, कौन? अल हज्जाज जो खलीफा होता है अल हज्जाज, ये अल हज्जाज खलीफा जो होता है मुस्लिम समाज का, ये अपने चचेरे भाई, भतीजे को, भाई के लड़के को, अपने भतीजे यानी भाई के लड़के को, इसका भाई का लड़का होता है यानी भाई का लड़का जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, ये इसका भाई का लड़का यानी भतीजा होता है। ये अल हज्जाज उसी को अपनी लड़की भी ब्याह देता है, तो भतीजा भी हो गया ये और दामाद भी हो गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज भारत पे हमला करने के लिए भेजता है, और ये भारत में हमला करता है, चच राजा से युद्ध होता है। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आता है, हमला करता है, यानी सिंध के क्षेत्र पर, सिंध में एक क्षेत्र हुआ करता था देवल, उस देवल क्षेत्र पर इसने हमला किया, लेकिन लोकल लोगों ने इसकी सहायता कर दी। जो यहाँ के लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उसने इसकी सहायता की। कुल मिलाकर मोहम्मद बिन कासिम यानी ये यहाँ पर सफल हो गया, चचवंशी शासक यानी दाहिर को पराजित कर दिया, इसने पराजित कर दिया। और ऐसा इतिहास में तो ऐसा हमें मिला है लिखा हुआ कि यहाँ पर चचवंश का, ब्राह्मण वंश का शासन था, और ब्राह्मणों में और बौद्धों में हमेशा, बौद्धिस्टों में खींचतान चली आई है, यानी फसाद होता चला आया है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है देवल में रहने वाले बौद्धिस्टों ने उसकी मदद की, और यही कारण था क्योंकि ब्राह्मण राजा था, और यही कारण था वो पराजित हो गया, ऐसा कुछ किताबों में उल्लेख मिलता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अरबी पहला था, ये भारत पर आक्रमण करने में सफल हो गया। ये भारत पे पहला सफल आक्रमणकारी था, और उसने सिंध के क्षेत्र देवल पर इसने अधिकार कर लिया। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भारत पे हमला करने वाला प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन था? तो आंसर ये आएगा। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, समझ में आ गया, ध्यान रहेगा। तो ये 712 ईस्वी में ये आया, इसने यहाँ पर हमला किया और ये विजित कर लिया। करीब 250 साल तक इन्होंने शासन किया अरबियों ने। कहाँ पर? भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर इनने शासन किया, कितने? करीब 250 साल से ऊपरी शासन किया। इनको छेड़ने वाला कोई नहीं था, ये अपने आप शासन करते रहते थे। उधर अफगानिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था, गजनी। कौन सा था? गजनी। गजनी एक छोटा सा क्षेत्र था अफगानिस्तान में। यहाँ का जो शासक था वो महमूद गजनवी हुआ करता था। महमूद था, महमूद यहाँ का शासक था। चूँकि गजनी का शासक था, इसीलिए इसे महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। समझ आया? ये गजनी का शासक था, इसीलिए चूँकि भारत पे जब इसने हमला किया तो इसे महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें, 250 साल से ज़्यादा, लगभग 300 से कम साल तक किसने शासन किया? अरबियों ने किया भारत पे शासन। अरबी का सफल आक्रमणकारी पहला था, वो आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
ये शासन करते रहे, इनको किसी भारतीय राजा ने पराजित नहीं किया, ना छेड़छाड़ की। करीब करीब 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी जो गजनी का शासक था, ये धन का बहुत प्रिय शासक था, ये लुटेरा शासक था। कैसा था ये? लूट मार करने वाला शासन था, लुटेरा शासन था, इसे केवल धन से प्रेम था। भारत धन संपदा के लिए विख्यात था। महमूद गजनवी ने जब ये सुना, उसने भारत पर आक्रमण करने का विधान बनाया, नियम मतलब सोचा कि भारत को लूटा जाए, वहाँ अकूत संपदा है। महमूद गजनवी ने 1027 में 1000 से लेकर 1027 तक ईस्वी तक भारत पर करीब 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? ये 17 आक्रमण किए। लेकिन हम आपको बता दें, ये 17 आक्रमणों की अभी तक खोज नहीं हुई है, केवल 12 आक्रमणों की ही खोज हो पाई है। बाकी अभी शोध चल रहा है, शोध का विषय है। एल फिंस्टन जो ब्रिटिश इतिहासकार है, उसने अभी तक 12 आक्रमणों की खोज की बात की है, बाकी अभी शोध का विषय है। कुल मिलाकर महमूद गजनवी गजनी से आता है, भारत पे हमला करता है और हमला करके करीब करीब ये भारत की धन संपदा को लूट कर हर बार वापस चला जाता है। वो भारत में मुस्लिम राज्य कायम नहीं करना चाहता था। अगर चाहता तो विजय हो गया, मुस्लिम राज्य कायम कर लेता अपने आप, यहाँ का शासक बन जाता, जहाँ जिस क्षेत्र को जीता था। अरबियों को इसने भगा दिया यहाँ से। तो इस तरह से ये लूट के अपने राज चला जाता था। और इसके आक्रमणों में हम आपको बता दें, इसके आक्रमणों में जो सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण आक्रमण है, वो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण महमूद गजनवी ने 1026 में इस पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज ने ये मंदिर, मैंने राजपूत काल में आपको पढ़ाया था किसने बनवाया, राजा भोज ने बनवाया था ये। तो ये मंदिर जो था अपनी धन संपदा के लिए प्रख्यात था उस समय पूरे भारत में। राजा, आम जनता, धनाढ़ लोग इस मंदिर में दर्शन करने जाते थे। शिव जी से संबंधित मंदिर था, शिव जी से संबंधित लोग दर्शन करने जाते थे और अकूत संपदा को चढ़ाते थे। थोड़ा इस मंदिर की विशेषता बता दें। इस मंदिर हालांकि धार्मिक स्थल था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी मैंने आपको शायद थोड़ा बहुत बताया था पहले कभी आपको शायद, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक हमारे समाज के साथ धोखा भी किया गया। इसमें जो शिव की मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी। इस मंदिर में जो मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी, ना नीचे कोई आधार था, ना साइडों में कोई रोक थी, ना ऊपर से कोई रोक थी, ऑटोमेटिकली हवा में ही रुकी रहती। वहाँ के पुजारी इस हवा में मूर्ति के रुकने को एक दैवीय प्रकोप मानते थे, एक दैवीय चमत्कार मानते थे। महमूद गजनवी ने हालांकि बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन 1025-26 का जब उसने इसकी संपदा के बारे में सुना सोमनाथ की, उसने वहाँ हमला किया क्योंकि उसको लूटना था। इसीलिए जब वो वहाँ आता है वो भी अचंभित हो जाता है। महमूद गजनवी की सेना में तिलक और सेवंद, कौन? तिलक और एवं सेवंद नाम के 2 हिंदू सेनापति भी थे। यानी केवल मुसलमान ही नहीं थे, उसकी सेना में हिंदू भी थे। ये उच्च पदों पर तिलक सेवंद हिंदू सेनापति थे। उसकी सेना में इंजीनियर भी थे कुछ। उसने जब इस मूर्ति को हवा में रुके देखा, वो भी भयभीत हो गया। उसने अपने यानी हिंदू सेनापतियों को, तिलक और सेवंत को बुलाया, उससे कारण पूछा, लेकिन उनको भी नहीं पता था ये मूर्ति हवा में क्यों तैर रही है। उसने अपनी सेना में जो उसके विज्ञान के कुछ जानकार थे, यथार्थवादी थे, उनको बुलाया और उससे मूर्ति का कारण पूछा, ये हवा में क्यों रुकी है। तो एक उसके इंजीनियर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, इस समय याद आएगा बता दूंगा। उस इंजीनियर को बुलाया, उसने उसको देखा और उसने कहा, महाराज इसकी अगर छत को काटा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ समझ में आए। उसके सैनिकों ने जो मूर्ति थी उसकी ऊपर सीध में छत को काटा तो उसमें एक विशेष तरह का पत्थर निकला। जैसे ही उस पत्थर को हटाया, मूर्ति का डिसबैलेंस हो गया। फिर दीवारों को वो समझ गया, उसने उन दीवारों को तोड़ा मूर्ति की सीध में, कमरे की, मंदिर की, तो उनमें भी विशेष तरह का पत्थर निकला, जमीन में भी विशेष तरह का पत्थर निकला।
जैसे ये पत्थर हटते हैं ये मूर्ति धाम से नीचे गिर जाती है। हम आपको बता दें, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, ये पत्थर क्या एक तरह की मैग्नेट हुआ करते थे। वो पत्थर थे, वो एक तरह की मैग्नेट थे। मैग्नेट के बल पर उस मूर्ति को हवा में रोका गया था, जिसको हमारा समाज एक भगवान का चमत्कार समझता था। जब भगवान का चमत्कार समझता था, हालांकि एक तरह से समाज के साथ ये मंदिर को बनाने वालों का एक तरह से धोखा भी कह सकते हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन आस्था का महान प्रतीक था उस समय। यही कारण था राजा महाराजा और धनाढ़ लोग उस मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते थे। अकूत संपदा का भंडार था। 350 लोगों से ज़्यादा इस मंदिर के सेवक सेविकाएं हुआ करते थे। हम आपको बता दें, महमूद ने जब इस मंदिर को लूटा, महमूद गजनवी ने, तो उसके साथ में एक दो महत्वपूर्ण इतिहासकार आए। एक इतिहासकार आता है उत्वी। कौन आया था? उत्वी जो आया, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस मंदिर से जो इतनी संपदा को लूटा गया, इतनी संपदा को लूटा गया कि 40 दिन तक ऊंटों से इस मंदिर से धन संपदा को गजनी के लिए ढोया जाता रहा, लेकिन इसकी संपदा कम नहीं हो पाई। भले ही उत्वी ने इस अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बड़ी मात्रा में खजाना यहाँ से लूटा गया। और इस पे जो दरवाजे मंदिर पे लगे हुए थे, दरवाजे जो मंदिर पे लगे हुए थे, वो चंदन की लकड़ी के सोने से जड़े हुए थे। महमूद गजनवी उन दरवाज़ों को भी उखाड़ के गजनी ले गया, और जब वो मरा तो उसकी कब्र पर उसके दरवाजे लगा दिए गए। हालांकि अंग्रेज़ों के समय में इन दरवाज़ों को तोड़कर पुनः भारत लाया गया। दरवाज़ों को तोड़कर पुनः भारत लाया जाता है। तो ये दरवाजे भारत लाए जाते हैं। कुल मिलाकर धन संपदा को लूट दिया गया। मूर्ति जो थी, उस मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। उसके हाथ पैरों के तोड़कर, जैसा कि मैंने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है, इतिहासकारों ने लिखा है कि महमूद गजनवी ने इस मूर्ति के हाथ और सिर को तोड़कर मक्का मदीना भिजवा दिया गया। और मक्का मदीना में वहाँ की जो सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों में चिनवा दिया गया, जिससे कि जो भी हज करने नमाजी जाए मुस्लिम, उसके पैर उस पर पड़े। और उस मूर्ति के धड़ को गजनी में सबसे गंदी जगह थी, उसको फेंकवा दिया गया। महमूद गजनवी मूर्तियों का भजन करता था। मूर्ति को बुत कहते हैं, बुत अपनी उनकी फारसी भाषा में। इसीलिए मूर्तियों को तोड़ने यानी विध्वंस करने वाला कहा गया किसको? महमूद गजनवी को। इसलिए उसे बुत किशन के नाम से भी जाना जाता है। बुत किशन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुत किशन के नाम से जाना जाता है। तारीख गुजीदा के अनुसार एक पुस्तक है, तारीख ए गुजीदा। तारीख ए गुजीदा के अनुसार ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज में अगर सुल्तान की कोई उपाधि धारण करने वाला दुनिया में हुआ है, तो सबसे पहला शासक महमूद गजनवी हुआ है। समझ में आया? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी हुआ है। ऐसा हमें तारीख ए गुजीदा नामक पुस्तक से वर्णन मिलता है। हम आपको बता दें, महमूद गजनवी के समय में उत्वी के साथ साथ एक इतिहासकार और आता है जो बहुत ही मशहूर होता है, जिसने किताब लिखी है, किताबुल हिंद। ये पुस्तक लिखी है इसने अल-बरूनी, जिसका नाम है। कौन है? अल-बरूनी। इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। किताबुल हिंद, और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस पुस्तक को इसने लिखा था अल-बरूनी। किताबुल हिंद, इसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में ये अल-बरूनी ने सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का वर्णन किया है।
किसका वर्णन किया है? सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का वर्णन किया है और सामाजिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ इसने टीका टिप्पणी की है इस पुस्तक में। यानी ब्राह्मणों का दंभ को भी दर्शाया गया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल से बताना आपको वो ठीक नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। ये जो सोमनाथ मंदिर यानी जो उसने जीता था 1025-26 में, एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें आपकी परीक्षाओं में, कम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है अमूमन कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम वहाँ का शासक था। ये चालुक्य वंशी या सोलंकी वंशी शासक था। कौन? भीम प्रथम के समय में उसने ये पुस्तक यानी इस मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। उत्तरी को लेनपूल एक ब्रिटिश इतिहासकार है लेनपूल ने उत्तरी को जिसने वर्णन किया है यानी जो मंदिर की लूट का, उस लेनपूल ने इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि भी दी है। पूर्वी पेप्स की उपाधि से नवाजा है किसको? उत्तरी नाम के इतिहासकार को। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर एक तरह से महमूद गजनवी यहाँ हमला करता हुआ दिखाई देता है और अंतिम आक्रमण इसका 1027 में हुआ है। इसके बाद इसके आक्रमण समाप्त हो जाते हैं किसके? महमूद गजनवी के। सवाल ये उठता है इसने ये मंदिरों पे ही आक्रमण क्यों किया? क्या मंदिरों पे ही आक्रमण किया? क्या अगर धन का लोभी था तो क्या किसी मस्जिद को भी लूटा? कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं इसने सेंट्रल एशिया में कुछ मस्जिदों पर भी हमला किया था, कुछ मस्जिदों पर भी हमला किया और वहाँ से भी हमला करके धन को प्राप्त किया था। इस तरह से हम देखते हैं महमूद गजनवी कैसा शासक दिखाई देता है हमको? एक लुटेरा शासक दिखाई देता है और वो पुनः लूट कर वापस चला जाता है। तो इस तरह से महमूद गजनवी के विषय में जो हमको जानकारी थी हमने आपके साथ में साझा की। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है इसमें से आ जाएंगे यदि यहाँ से आता है। महमूद गजनवी के बाद एक दूसरा शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक भारत में हमला करने आता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसको सामान्य मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं सामान्य रूप से, लेकिन इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। ये भी गजनी में एक छोटा सा राज्य था यानी क्षेत्र था जिसे हम गौर कहते हैं। गौर प्रदेश का निवासी होने के कारण शिहाबुद्दीन मोहम्मद को मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें भारत में मुस्लिम राज्य स्थापना करने का श्रेय किसे है? मोहम्मद गौरी को ही है। हम आपको बता दें महमूद गजनवी ने तो भारत को लूटा और लूटपाट करके वापस चला गया, लेकिन शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था वो लूटपाट करने के इरादे से नहीं बल्कि भारत में अपना राज्य कायम करने के उद्देश्य से यहाँ आता हुआ दिखाई देता है। यह जैसा कि हमें इतिहास में बना देता है। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में यानी एडी में मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी यानी जब ये गुजरात पे हमला करता है तो गुजरात में उस समय मूलराज द्वितीय का होता है। मूलराज द्वितीय का शासन होता है। 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय का गुजरात पर शासन होता है और ये वहाँ हमला करता है, लेकिन मूलराज द्वितीय इसको 1178 में किसको? मोहम्मद गौरी को 1178 में माउंट आबू पर्वत के पास में पराजित कर देता है। मोहम्मद गौरी को तो कई बार पराजित किया गया, यहाँ की महिला शासकों ने भी पराजित किया किसको? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को, लेकिन महमूद गजनवी को कोई नहीं पराजित कर पाया। समझ आया नहीं आया? ये कई बार पराजित हुआ। 1100 इसका पॉपुलर युद्ध जो है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में इसका प्रथम युद्ध। उस समय उत्तर भारत में दो ही ताकतवर शासक शासन कर रहे थे। मैंने आपको राजपूत काल में ही बताया, एक गहरवाल वंश और चौहान वंश का जब इतिहास पढ़ाया था तो मैंने इनके बारे में बताया था। उत्तर भारत में दो ही ताकतवर शासक थे। कौन कौन से? एक गहरवाल वंश का शासक जयचंद और दूसरा चौहान या चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसकी उपाधि राय पिथौरा थी।
ये दोनों ताकतवर थे, लेकिन दोनों में क्या था, दोनों में यानी दोस्तपूर्ण संबंध थे, यानी दोनों में एक तरह से दुश्मनी थी, दोनों में शत्रुता का भाव था। मैंने पीछे पूरा इतिहास बताया। खैर यही कारण था दोनों मिल ना सके। मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी से सामना होता है। इसका किसका? मोहम्मद गौरी का सामना पृथ्वीराज तृतीय से होता है। पृथ्वीराज तृतीय जो होता है, जैसे ही सामना होता है, पृथ्वीराज तृतीय 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। मोहम्मद गौरी भाग जाता है, युद्ध क्षेत्र से भागता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस भागते हुए पे वार नहीं करता है, क्योंकि राजपूत शासक कभी पीछे पीठ से वार नहीं करते थे। भागते हुए राजा या अपने शत्रु पर वार नहीं करते थे, क्योंकि उनके राजपूत या युद्ध नीति के सिद्धांतों के खिलाफ था, ये नहीं करते थे। हाँ, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी वो किसी भी तरह छल फरेब धोखे से विजय में विश्वास करते थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो राजपूत राजा थे वो केवल सैद्धांतिक तरीके से युद्ध में विजय पर ही विश्वास करते थे। इसीलिए भागते में हमला नहीं किया। मोहम्मद गौरी यहाँ से भाग गया और भागने के बाद पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को जज कर गया। अगले साल 1 साल तक जम के प्रैक्टिस करता है और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है फिर आरंभ करता है और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में तैयारी करके आता है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने ये जितने राजपूत शासक थे, ये सब अपने मद में यानी घमंड में, अपने भोग विलास में डूबे रहते थे। यानी ये अपनी कोई तैयारी ज़्यादा नहीं करते थे, ना कोई रिहर्सल, ना कोई युद्धाभ्यास करते थे, और रिजल्ट इसका सामने आता है 1192 के ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी जब जाके प्रैक्टिस करता है, खूब प्रयास करता है, मेहनत करता है, और अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद उसको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना के तुरंत हत्या नहीं की जाती है, इसको यानी पकड़ लिया जाता है। उसके कुछ समय बाद सरस्वती नदी के किनारे पृथ्वीराज चौहान को यानी मार दिया जाता है और उसके भाई को गोविंद को यानी शासक बना दिया जाता है। मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है और इसी समय मोहम्मद गौरी एक देहलीवाल नाम के सिक्कों को जारी करता है। देहलीवाल नाम के सिक्कों को जारी करता है। इन सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति होती है, देवी लक्ष्मी की, और उस पर मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ पाया गया है। मोहम्मद बिन शाम, ये उसी का नाम लिखा हुआ इन सिक्कों को पाया गया है। ऐसे सिक्कों को जारी किया, ऐसा हमको ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। अभी भी मोहम्मद गौरी देखिए 2 ताकतवर शक्तिशाली शासक थे। एक पैर टूट जाता है, दूसरा पैर रह जाता है। एक पैर का मतलब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, दूसरा गहरवाल वंशी जयचंद रह जाता है, वो तो इससे भी हल्का था। और अगली बार यानी ऐसा इतिहास की पुस्तकों में मिलता है 1193 ही वर्ष 1193-94 में यानी ये गहरवाल वंशी मोहम्मद बिन ये क्या नाम है इसका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये गहरवाल वंशी राजा जयचंद पर भी हमला कर देता है। जयचंद को भी पराजित कर देता है। इस तरह से उत्तर भारत में कोई एक ताकतवर शक्ति नहीं रह गई, जो कि अब इन मुस्लिम आक्रांताओं को कोई रोक पाती। 2 ताकतवर मजबूत शासक थे, दोनों में फूट के कारण एक एक को पराजित कर दिया गया। अब भारत में मुस्लिम राज कायम होना सुनिश्चित हो गया। मोहम्मद गौरी के यानी कोई औलाद यानी मतलब पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इन शासकों के पास गुलाम होते थे। गुलाम ही उनके सेवक होते थे, वही सेनापति होते थे, वही उनके पुत्र के समान यानी उसकी सेवा सुल्तान की करते थे। कौन? यानी गुलाम। इन गुलामों में एक महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, एक कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम हुआ करता था। किसका? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। अब 1205 यानी ये उस समय गुलामी था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1100
1194 से 1196 के बीच, यानी दिल्ली में 1100 नहीं, यही है, इसमें दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया। ये पहली मस्जिद थी भारत में बनी हुई। भारत में इससे पहले कोई मस्जिद नहीं थी। ये कुब्बत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ऐसा माना जाता है कि उसने 27 जैन मंदिरों को तोड़वाया। 27 जैन मंदिरों को तोड़वाया और उनके यानी जो अवशेष मिले उन अवशेषों से इस मंदिर का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना ही नहीं, ये अजमेर की तरफ जाता है और अजमेर को भी जीत लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और अजमेर में जाकर वहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। 2.5 दिन, क्योंकि इसने 2.5 दिन में इस मस्जिद का निर्माण करवाया। ये इस तरह से ये निर्माण करवाता है। उधर 1205 में जैसे ही ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ये वापस अपने गृह राज्य जाता है, तो जाते हुए करीब बाहर निकलता है 1206 में ये सिंध नदी के आसपास किसी एरिया में, वहाँ पर नदी के किनारे रावी नदी शायद है, रावी या सिंध कोई नदी थी इस क्षेत्र में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। उस नदी के किनारे ये नमाज पढ़ता है। क्या करता है? ये नमाज पढ़ता है। 1206 में नमाज पढ़ता है। वहाँ पर खोखकर जनजाति के लोग रहते थे। कौन रहते थे? खोखकर जनजाति के लोग रहते थे, हिंदू जनजाति थी। इन लोगों ने उसको देख लिया नमाज पढ़ते हुए और उसने वहीं आकर उन लोगों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। नमाज पढ़ते हुए मार दिया। मोहम्मद गौरी का समापन हो जाता है। यानी क्यों मारा इन्होंने? क्योंकि जब मोहम्मद गौरी आया था तो ये रास्ते में पड़े थे। मोहम्मद गौरी ने इनको बड़ा तंग किया था, इनको पराजित किया था, इनको मारा था, इसलिए वो सिर खाए हुए थे, वो मौका देख रहे थे। और 1206 में मोहम्मद गौरी का उनने काम तमाम कर दिया। मोहम्मद गौरी की समाप्ति के बाद हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक अगला शासक होता है और ये लाहौर के क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है? लाहौर के क्षेत्र में रहकर ये शासन करता है और वहीं लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। और एक तरह से हम देखते हैं, एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था। इसीलिए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और दास वंश का संस्थापक हो जाता है। दास वंश का संस्थापक हो जाता है। यहीं से मुस्लिम काल या कह सकते हैं सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। मैं आपको बता दूं, ये सल्तनत काल की शुरुआत होती है, बता दूं उसको। सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था। सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया है। ये कौन कौन से राजवंश थे? 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको फ्रेम पर बता दे रहा हूँ, इनका एनालिसिस करते जाएंगे, आप समझ जाएंगे। पहला होता है दास वंश। ये इसका शासनकाल है 1206 से लेकर 1290। इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक है इसका कैकुबाद। दूसरा वंश है आपका खिलजी वंश की संस्थापना जो की है वो खिज्र खां करता हुआ दिखाई देता है हमको। खिलजी वंश की स्थापना कब से होता है? 1290 से लेकर ये
20 तक इसका शासन होता है। इसकी स्थापना खिज्र खां करता है। खिज्र खां इसका करता है और अंतिम शासक मुबारक खिलजी होता है, मुबारक शाह होता है, मुबारक शाह अंतिम शासक होता है। तीसरा वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो स्थापना होती है वो 1320 से होती है और करीब करीब ये 1413 ईस्वी तक शासन करता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो पहला शासक होता है इसका तुगलक वंश का, ये गयासुद्दीन तुगलक होता है। गयासुद्दीन तुगलक होता है। और अंतिम शासक जो होता है इस वंश का वो आपका होता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ये इसका अंतिम शासक होता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक नसीरुद्दीन। इसके बाद तुगलक वंश के बाद हम देखते हैं सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश की स्थापना जो करने वाला शासक होता है वो आपका होता है सैयद वंश की खिज्र खां। मुझे लग रहा है खिज्र खां, इसमें एक में कहीं गड़बड़ हुआ है, अभी हम देख के बताते हैं। और इसका अंतिम शासक होता है खिज्र खां का, ये अंतिम शासक है इसका आपका अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये इसका अंतिम शासक होता है। इसके बाद जो होता है लोधी वंश की स्थापना 1451 में, इसकी समय नहीं लिखा है। सैयद वंश का जो है 1414 से लेकर ये आपका 1451 तक, ये 1451 से लेकर 1526 तक हुआ है। पांचवा जो वंश है जिसे हम कहते हैं लोधी वंश। इस तरह से हमने आपको बताया है। इसका लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी और अंतिम शासक है इसका इब्राहिम लोधी। इस तरह से हमें ये जानकारी मिलती है। इसमें दो में खिज्र खां आ गया है, अभी हम क्लियर करके बता देते हैं कि इनमें दोनों में है कौन। ये खिलजी वंश में थोड़ा सा सुधार लें। इसका जो था खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, और इसका अंतिम शासक है मुबारक शाह। तो इन पांच राजवंशों को हम देखते हैं सल्तनत काल में। दास वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। इन वंशों ने हम देखते हैं यहाँ पर शासन करते हुए दिखाई देते हैं। इनके बारे में हम संक्षिप्त एनालिसिस अगली क्लास में करेंगे। आज तक के लिए बस इतना।